कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रोहित जी और जानकी जी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। फिर कुछ सोचकर दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उधर रमन त्रिशा को कॉलेज छोड़कर वापस आ गया। बस उदयपुर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अमित भी वहाँ पहुँच गया था। त्रिशा उसको देखते ही खुशी से उछल पड़ी और बस में उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। अमित ने उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, इस टूर के दौरान मेरे साथ ही मत चिपकी रहना। हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। त्रिशा मुँह बनाते हुए, पर मैं तो इस टूर पर सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त बिताने के लिए आई हूँ। अमित उसको समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ, पर हमें बाकी सब चीज़ों का ध्यान भी तो रखना ही होगा ना। त्रिशा अपना नाक सिकोड़ते हुए, ठीक है। अमित अपने मन में खुश होते हुए, अगर इसने मेरी ये बात सच में मान ली तो 3 दिन तो मेरे अच्छे खासे बीतेंगे। उसके बाद भी भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे हमेशा के लिए इसकी बकबक से छुटकारा मिल जाए। काश कि वहीं मुझे कोई पैसे वाली लड़की मिल जाए। त्रिशा उसके आगे चुटकी बजाकर, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अभी तो हम बस में साथ बैठे हैं, अभी तो बातचीत कर ही सकते हैं ना। अमित बोला, हाँ वो मैं सोच रहा था कि उदयपुर में क्या कुछ करना है। त्रिशा हंसते हुए बोली, इसमें सोचना क्या है, मस्ती करनी है बस। वैसे मेरे पास एक और भी बहुत अच्छा आइडिया है। अमित सवालिया नज़रों से, कौन सा आइडिया? त्रिशा अपनी आंखों को नचाते हुए, वो मैं सोच रही थी कि जब हम यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना हमारी शादी के कपड़े भी यहीं से ले लें। फिर तो पता नहीं कब मौका मिलेगा हमें जैसे इकट्ठे रहने का। और तुम्हें तो पता ही है कि शादी की खरीदारी में कितना समय लग जाता है। अमित उसे घूरते हुए, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कल ही हमारी शादी हो। इतनी क्या जल्दी है? जब हमारी शादी होगी तो हमारे घर वाले अपने आप ही हमारे शादी के लिए कपड़े भी खरीद लेंगे। त्रिशा अपना माथा पीटते हुए, अरे यार तुम कितने बड़े बुद्धू हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले मानेंगे और हमें भाग कर ही शादी करनी होगी। तो इसलिए हमें हमारी खरीदारी भी खुद ही करनी होगी ना। अमित बोला, पक्का ही है कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे? त्रिशा बोली, हाँ बिल्कुल पक्का। मेरे घर वाले मेरी दादी की बात सुनेंगे और मेरी हिटलर दादी तो इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। अमित बोला, अच्छा, और तुमने ये सोचा है कि भागकर शादी करने के बाद हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? हमारा गुजारा कैसे होगा? त्रिशा बोली, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों नौकरी करेंगे और उसी से हमारा अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा। अमित बोला, कहना बहुत आसान है, पर जब ये सारी जिम्मेदारियां खुद पर पड़ती हैं ना तब पता चलता है। त्रिशा बोली, ओफो तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और मेरे घर वाले भी मुझसे ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं रह सकते। एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो नाराज़ रहेंगे, उसके बाद खुद ब खुद मान जाएंगे। अमित अपने मन में, मैं तो सोच रहा था कि अगर इसके घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो मैं इससे शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि जिस दौलत के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ वो तो फिर इसके पास रहेगी ही नहीं। पर इसके कहने के तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। सही तो बोल रही है यह कि इसके घर वाले थोड़े दिनों के लिए इससे नाराज़ रहेंगे और उसके बाद खुद ब खुद मान जाएंगे। इसके बाद तो सारी जायदाद मेरी ही होगी। पर इस बात में भी खतरा है, पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि मुझे कोई और लड़की मिल जाए। इतना खतरा क्यों लेना? पर अगर ना भी मिली तो फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। इससे पहले कि त्रिशा उससे कुछ कहती, उससे पहले ही सबने अंताक्षरी खेलने का प्लान बना लिया और सब शोर मचाने लग गए। इतना शोर सुनकर अमित की खुद ही तंद्रा भंग हो गई। उसके बाद सबने साथ मिलकर अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया ताकि रास्ता लंबा ना हो। आज तो बच्चों के साथ प्रोफेसर भी बच्चे बने हुए थे और सब इस अंताक्षरी का हिस्सा बन गए थे, जिससे उनका ये सफ़र हंसी मजाक में कैसे बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। दोपहर 2 बजे के करीब उनकी बस उदयपुर पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने सनलाइट होटल में चेक इन किया। सभी लड़कियों को नीचे के कमरों में 2-2 के जोड़े में और लड़कों को पहली मंजिल के कमरे में 2-2 के जोड़े में रखा गया। सबको जल्दी से फ्रेश होकर दोपहर के खाने के लिए नीचे आने की हिदायत दी गई।
15 मिनट बाद सब फ्रेश होकर नीचे बने डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए। सबने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद सबको 2 घंटे के लिए आराम करने का बोलकर अपने अपने कमरों में भेज दिया गया और शाम 4:30 बजे तक सबको तैयार होकर नीचे हॉल में आने के लिए बोल दिया गया। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद तृषा ने अपने घर के फ़ोन पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन की घंटी बजते ही सुमति जी ने फ़ोन उठा लिया और कहने लगी, हेलो। तृषा हंसते हुए, क्या बात है दादी, आपने तो पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया, इतना याद कर रही थी क्या आप मुझे? सुमति देवी झूठ बोलते हुए, तुझे याद करे मेरी जूती, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू 3 दिन के लिए गई है तो मुझे शांति मिलेगी। तृषा उन्हें ताना मारते हुए, अच्छा, अगर आप मुझसे इतनी ही दुखी हैं तो फिर पहली घंटी में ही फ़ोन कैसे उठा लिया? सच सच बताइए, आप मुझे ही याद कर रही थी ना और मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी, है ना दादी? सुमति देवी बोली, अब भाई अगर किसी ने झूठी उम्मीद पालनी ही है तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। फ़ोन तो इसलिए मैंने जल्दी उठा लिया क्योंकि मैं यहीं बैठी थी और तेरी मम्मी रसोई में थी और उसके फ़ोन उठाने तक तो मेरे कान के पर्दे ही फट जाते हैं। सुमति जी जब तृषा से बात कर रही थी तब तानकी जी भी वहाँ आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उन्हें सुमति जी की बात याद आ गई कि हम दादी पोती के बीच में मत आना, इसलिए वो चुप ही रहीं। उधर तृषा ने सुमति जी की आवाज़ सुनकर कहा, शुक्र है कि आप मुझे याद नहीं कर रही थी, वरना ये बात सुनकर तो मैं बेहोश ही हो जाती। सुमति देवी बोली, मैं तो नहीं याद कर रही थी पर मुझे लगता है कि तेरा ही मेरे बिना दिल नहीं लग रहा है। आप भी गलतफहमी मत पालिए, वो तो मैंने मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन किया है, तृषा बोली। सुमति देवी बोली, अच्छा तो फिर तूने उसके मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं किया? तृषा बहाना सोचते हुए, वो मम्मी का फ़ोन लग नहीं रहा था तो इसलिए घर के फ़ोन पर फ़ोन कर लिया। सुमति देवी बोली, ओह, पर मुझे तो कोई झोल लग रहा है। तृषा बोली, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने फ़ोन उठा ही लिया है तो ये भी बता दीजिए कि कहीं आप मेरी कमी पूरी करने के लिए मम्मी को तंग तो नहीं कर रही हैं ना? सुमति देवी बोली, वाह, तू तो इस शहर से बाहर जाते ही समझदार हो गई। तृषा बोली, मतलब ये कि मैं सच में तेरी मम्मी को तंग कर रही हूँ। तेरी मम्मी को मैंने एक टांग पर खड़ा कर रखा है और तब तक ऐसे ही रखूँगी जब तक तू वापस नहीं आ जाती। तृषा नाटक करते हुए, ओ बेचारी मेरी मम्मी, कहाँ आप जैसी खड़ूस सास के चंगुल में फंस गई। सुमति देवी बोली, सास तो फिर भी ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी बहू को कहाँ तेरी जैसी बकबक करने वाली बेटी मिल गई। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही उलझती रहती हैं और फिर फ़ोन रख देती हैं। भले ही दोनों ने एक दूसरे से कह दिया हो कि वो दोनों एक दूसरे को याद नहीं कर रही थी, पर सच तो ये था कि उन दोनों को ही एक दूसरे के बिना मन नहीं लग रहा था। सुमति जी सुबह से ही अपने मोबाइल और फ़ोन के आसपास ही बैठी थी ताकि तृषा का फ़ोन आते ही वो उससे बात कर सकें। उधर तृषा ने भी अपने दादी से ही बात करनी थी, इसलिए उसने जानबूझकर घर के फ़ोन पर फ़ोन किया क्योंकि उसे पता था कि उस समय सुमति जी हाल में ही होती हैं। जब सुमति जी ने फ़ोन रखा तो जानकी जी उन्हें ही देख रही थी। जानकी जी को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए पाकर सुमति जी ने उनसे कहा, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही है? जानकी जी बोली, माँ जी, आपने तृषा से झूठ क्यों बोला कि आप उसके फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रही थी? सुमति देवी मुस्कुराते हुए, उसने भी तो झूठ बोला है ना कि उसने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया। जानकी जी हैरानी से, आपको कैसे पता चला माँ जी कि उसने झूठ बोला है? सुमति देवी बोली, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद थोड़े ही ना किए हैं। वो भले ही मुझे कुछ भी बोल देती है पर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। जानकी जी बोली, तो फिर आप भी उससे क्यों लजती रहती हैं? सुमति देवी हंसते हुए, चल आज मैं इस रात से पर्दा उठा ही देती हूँ। दरअसल तृषा को देखकर मुझे तुम्हारे ससुर जी की याद आती है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे पर फिर भी हर बात पर ऐसे ही उलझते रहते थे। जब से तृषा के साथ ऐसे रहना शुरू किया है तब से मुझे उनकी कमी का एहसास नहीं हुआ। मैं तो भगवान को कोसती थी कि उन्होंने मुझसे इतनी जल्दी उन्हें क्यों छीन लिया। जब रोहित 15 साल का था तब वो हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। मुझे लगता है कि भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया था, शायद इसलिए उन्होंने तृषा के रूप में मुझे उनसे मिलवा दिया।
जानकी जी रुआंसी आवाज़ में बोली, सच बताऊं तो माँ जी, जब आप दोनों को मैं ऐसे तू मैं करते देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं हमेशा तृषा को समझाती थी। पर आज आपकी बातों से पता चला कि आप दोनों की तू मैं के पीछे भी कितना गहरा प्यार छिपा हुआ है। सुमित्रा देवी अपनी नम आँखों को साफ करते हुए, अब सब पता चल गया ना, तो अब से ना तो हम दोनों के बीच में कुछ बोलना और ना ही खुद को बुरा लगने देना। जानकी जी मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। फिर दोनों सास बहू कुछ देर के लिए आपस में बातें करती है। उसके बाद सुमति जी अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर तृषा और बाकी सबको दिया हुआ समय पूरा हो गया और फिर सब घूमने के लिए निकल गए। पिछौला झील और विंडेज स्टेडियम घूमते घूमते ही सबको रात हो गई थी तो सब वापस होटल में आ गए। पूरे समय तृषा मौका ढूंढती रही कि वो अमित के साथ वक्त बिता सके, पर अमित को तो जैसे बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था तृषा को नज़रअंदाज करने का, इसलिए उसने तृषा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तृषा को लगा कि शायद अमित प्रोफेसर के डर के कारण उसके साथ समय नहीं बिता रहा, इसलिए उसने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को होटल वापस आने के बाद सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सब सफ़र और घूमने के कारण इतना थक गए थे कि सबको लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह अमित जल्दी उठकर होटल में ही बने बगीचे में टहलने चला गया और वहाँ की ताज़ी हवा और मनमोहक दृश्य को महसूस करते हुए खुश होने लगा और अपने मन में सोचने लगा, मुझे तो लगा था कि यहाँ तृषा के साथ होने पर मैं इस टूर का अच्छे से आनंद नहीं ले पाऊँगा, पर शुक्र है कि मेरा प्लान काम कर गया और इस टूर के दौरान ही सही पर मेरा उससे पीछा छूटा। अपने ही ख्यालों में खोए हुए अमित टहल रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रही थी, जिस कारण उन दोनों की टक्कर कुछ ज़्यादा ही जोर से हुई और लड़की नीचे गिरने ही वाली थी कि अमित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जैसे ही अमित ने उस लड़की को देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। गोरा रंग, नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से मुलायम होंठ, कुल मिलाकर वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। जब अमित ने उसे नहीं छोड़ा तो वो खुद ही सीधी खड़ी हो गई, जिससे अमित की तंद्रा भंग हो गई और उसने उस लड़की से पूछा, आप ठीक तो हैं ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, अगर आप मुझे ना पकड़ते तो पक्का चोट लग जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया और माफ़ करना मैं ऐसे आपसे टकरा गई, दरअसल मैं थोड़ी जल्दी में थी। अमित मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे हेलो, मेरा नाम अमित है। लड़की बोली, हेलो, मेरा नाम तानिया है और मुझे माफ़ करना मैं जल्दी में हूँ, तो बाय। इतना कहते ही वो लड़की एक बार फिर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल गई। अमित कुछ देर तक खड़ा उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। सुबह 8 बजे सब लोग नाश्ते के लिए मिले और फिर नाश्ता करके घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले सब लोग एक लिंगजी मंदिर में गए। वहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद सब क्रिस्टल गैलरी में चले गए। वहाँ घूमते हुए तृषा मौका पाकर अमित के पास आई और उससे कहने लगी, जब से हम उदयपुर आए हैं तब से तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? अमित बोला, यार मैंने तुम्हें बताया तो था कि यहाँ कितने प्रोफेसर हैं और अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो, और मैं नहीं चाहता कि हमारा ये टूर खराब हो। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ और इसलिए अब और नाटक मुझसे नहीं होगा। मैंने तय किया है कि जब शाम को हम होटल वापस जाएंगे तो हम सबसे नज़रें बचाकर घूमने निकल जाएंगे। अमित झल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हमें किसी ने देख लिया तो सोचा भी है कि क्या होगा? तृषा बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम ना आए तो मैंने आज के बाद दोबारा तुमसे बात नहीं करनी है। अमित बोला, यार ये कैसी जिद है तुम्हारी, समझने की कोशिश तो करो। तृषा बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज रात मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, बाय। इतना कहकर तृषा वहाँ से चली गई और अमित गुस्से से उसे पीछे से देखता ही रह गया जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद अमित खुद में ही गुस्से से बड़बड़ाने लगा, हद है इस लड़की की, कहाँ तो मैं सोच रहा था कि ये दिन तो मेरे अच्छे से बीतेंगे, पर अब इसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, क्या करूँ मैं? अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो सच में इसने मुझसे बात नहीं करनी और मेरा इसके साथ कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है।
इसी उधेड़-बुन के साथ ही अमित उस क्रिस्टल गैलरी में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि फिर किसी से टकरा गया। जब अमित ने माफ़ी मांगने के लिए उसकी तरफ देखा तो सामने तानिया को देखकर हैरान हो गया। तानिया भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसके बाद मुस्कुराते हुए उससे बोली, अमित तुम यहाँ? लो फिर से मैं तुमसे ही टकरा गई। अमित मुस्कुराते हुए बोला, लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा है, तभी बार बार आप मुझसे टकरा रही हैं। तानिया हंसते हुए बोली, हाँ हो सकता है, तो फिर चलो अब साथ में ही घूम लेते हैं। अमित बोला, नहीं अभी ये संभव नहीं है। दरअसल मैं यहाँ अपने कॉलेज टूर पर आया हूँ, तो मुझे फ़िलहाल उनके साथ ही रहना होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आज रात को जब मेरे कॉलेज वाले सो जाएंगे तब हम कहीं घूमने चलें। तानिया कुछ देर सोचते हुए, हाँ ठीक है, अब जब हम बार बार टकरा ही रहे हैं तो फिर साथ घूम ही आते हैं। मैं भी सनलाइट होटल में ही रुकी हूँ, तो होटल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर अपना मोबाइल नंबर देते हुए, ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो, अगर मुझे ढूंढने में दिक्कत हुई या किसी कारण बस अगर तुम नहीं आ पाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। अमित मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। तानिया बोली, पता नहीं कैसे तुम पर भरोसा हो ही गया। इसके बाद तानिया वहाँ से चली जाती है और अमित मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहता है। जब तक तानिया उसके आसपास थी तब तक वो तृषा के बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था। तानिया के वहाँ से जाने के बाद अमित अपने मन में कहने लगा, मुझे लगता है जिस लड़की की मुझे तलाश है वो तानिया ही है। ये देखने में भी अमीर घर की लगती है और इसके आसपास होने से मुझे सब कुछ अच्छा भी लगता है। अब बस आज मुझे पता चल जाए कि ये सच में अमीर है या नहीं। अगर वो अमीर हुई तो किसी भी तरह उसे खुद की ज़िंदगी में शामिल करना है। फिर जैसे ही अमित को तृषा की बात याद आती है तो वो अपना सिर पकड़कर खुद से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? आज तो मुझे तृषा के साथ जाना था, तो मैं तानिया के साथ जाने की बात कैसे कर गया? क्योंकि जब तक तानिया के साथ मेरी कोई बात नहीं बनती तब तक तो मुझे तृषा को झेलना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे इस मामले को सुलझाऊं? कुछ सोच अमित, कुछ सोच। तेरा आज तानिया से मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि उसका कोई पता भी तो नहीं मालूम, और अगर पहली बार में ही खराब इम्प्रेशन पड़ गया तो फिर तो कोई बात बनने से रही। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। अपनी इस मुसीबत का हल ढूंढने के बाद अमित आराम से घूमने पर ध्यान देने लगता है। रात तक सब अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं और फिर होटल वापस आ जाते हैं। होटल पहुंचकर सब रात का खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जैसा कि तृषा ने अमित से रात को होटल के बाहर उसका इंतज़ार करने को कहा था, ठीक अपने कहे अनुसार वो सबसे नज़रें बचाकर होटल के बाहर बने बगीचे में अमित का इंतज़ार करने लगी। अमित ने भी जब देखा कि उसके साथ वाला लड़का सो गया है तो वो भी जल्दी से बाहर आ गया। तृषा उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ी और उससे बोली, आखिर तुम आ ही गए, मुझे पूरा यकीन था कि तुम पक्का आओगे। अमित बोला, आना ही पड़ा। अब जब तुमने बोल ही दिया था कि फिर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तृषा बोली, इसलिए ही तो बोला था ताकि तुम आ जाओ। अमित बोला, हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अमित की बात से सहमत होकर तृषा उसके साथ वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। मौका पाकर अमित तानिया को भी एक मैसेज भेज देता है जिसमें उसने उसे मिलने का पता भेजा था। चलते चलते तृषा अमित से पूछती है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अमित बोला, तुम बस चुपचाप चलो, थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तृषा बोली, ठीक है, वैसे भी तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। दोनों ऐसे ही चलते गए। पूरे रास्ते तृषा ही बोलती रही। अमित तो बस उसकी बातों पर हाँ हूँ किए जा रहा था। कुछ देर बाद अमित एक जगह पर जाकर रुक गया तो तृषा ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ रुक क्यों गए? अमित तृषा को पीछे देखने का इशारा करते हुए बोला, क्योंकि हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। तृषा पीछे देखकर हैरान होते हुए, नाइट क्लब पर हम यहाँ क्यों आए हैं? उदयपुर में इतनी अच्छी अच्छी जगह है तो हम कहीं और चलते हैं ना। अमित बोला, बाकी जगहों पर तो हम घूम ही चुके हैं और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी कल कॉलेज वालों के साथ घूम ही लेंगे, पर इस नाइट क्लब में कॉलेज वाले हमें कभी नहीं लेकर आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि यहीं चलते हैं। तृषा बोली, पर अमित उसकी बात बीच में काटते हुए, पर कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें यहीं लेकर आना चाहता था।
अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। त्रिशा उसे रोकते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अमित मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात। फिर अमित और त्रिशा एंट्री लेकर वहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर एक तरफ बार काउंटर होता है जहाँ पर बैठे कुछ लोग शराब, बियर और जूस पी रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ जगह पर सोफे लगे थे जहाँ पर लोग बैठे थे और बीच में डांस फ्लोर पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। त्रिशा को यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था, पर अमित की जिद के आगे वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो भी चुप थी। अमित त्रिशा को बार काउंटर की तरफ ले गया। जैसे ही त्रिशा वहाँ गई तो उसने अमित से कहा, अमित तुम मुझे इस तरफ क्यों लेकर आए हो? मैं शराब नहीं पीती। मैंने कब कहा कि तुम शराब पियो? तुम बियर भी तो पी सकती हो ना। त्रिशा बोली, पर मुझे बियर भी नहीं चाहिए। अमित बोला, अच्छा ठीक है बाबा, बियर भी मत पियो, पर जूस तो पी ही सकती हो ना मेरे साथ। त्रिशा मुस्कुराते हुए फिर अमित उन दोनों के लिए जूस ऑर्डर कर देता है। जैसे ही त्रिशा ने अमित के हाथ से जूस पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अमित ने बड़ी चालाकी से जूस वाला ग्लास त्रिशा के कपड़ों पर गिरा दिया, जिससे त्रिशा के कपड़े खराब हो गए। त्रिशा को उस पर शक ना हो इसलिए वो जल्दी से बोला, क्या यार, तुमने एक गिलास भी ढंग से नहीं संभाला गया? त्रिशा बोली, वो मेरा ध्यान नहीं रहा, तुमने कब गिलास छोड़ दिया? अमित झल्लाने का नाटक करते हुए, मतलब इसमें भी मेरी ही गलती है? त्रिशा लड़ाई से बचने के लिए बोली, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। चलो छोड़ो इस बात को, पहले वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर लो वरना दाग पड़ जाएंगे, अमित बोला। अमित की बात सुनकर त्रिशा जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही अमित के होठों पर कुटिल मुस्कान फैल जाती है और वो वेटर को एक 500 का नोट दिखाते हुए कहता है, ये नोट तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरा एक काम करोगे। वेटर सवालिया नज़रों से, क्या काम करना है? अमित बोला, अभी जो लड़की यहाँ से गई है उसके जूस में तुम्हें शराब मिलानी है और जब तक उसे ऐसे ही जूस पिलाना है जब तक वो पूरी तरह से नशे में चूर नहीं हो जाती। वेटर बोला, काम तो आपका हो जाएगा, पर? अमित बोला, पर क्या? वेटर शैतानी मुस्कान के साथ, इस एक नोट से मेरा कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये काम करवाना है तो एक नोट और लगेगा। अमित मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो कुछ ज़्यादा ही लालची निकले। वेटर बोला, क्या करे साहब, इस पापी पेट के लिए सब करना ही पड़ता है। अमित हंसते हुए बोला, अच्छा, जो डायलॉग मैं दूसरों के आगे चिपकाता हूँ वही तुम मुझे चिपका रहे हो। चलो आज तुम्हारा दिन है तो ठीक है, जी लो अपनी ज़िंदगी। उसे एक नोट और पकड़ाते हुए, पर हाँ, जो बोला है वो हो जाना चाहिए। वेटर दोनों नोट अपनी जेब में रखते हुए, आप चिंता मत कीजिए साहब, समझिए आपका काम हो गया। तभी त्रिशा वहाँ आ जाती है और वो अमित के पास बैठ जाती है। अमित वेटर को त्रिशा के लिए फिर से जूस बनाने के लिए कहता है और वेटर अमित के कहे अनुसार ही उसमें शराब मिला देता है और त्रिशा को दे देता है। जैसे ही त्रिशा उस जूस का एक घूंट पीती है तो वो बुरा सा मुँह बनाते हुए कहती है, अमित ये क्या, ये तो कड़वा है। अमित नाटक करते हुए, यार तुम्हें तो आदत हो गई है हर चीज़ में नौटंकी करने की, मैं भी तो यही जूस पी रहा हूँ पर मुझे तो कुछ कड़वा नहीं लग रहा, इसलिए तुम भी चुपचाप इसे पी लो। अमित का जवाब सुनकर त्रिशा भी चुपचाप जूस पीने लग जाती है। अमित त्रिशा को अपनी बातों में उलझा कर उसे तब तक जूस पिलाता है जब तक त्रिशा को नशा नहीं हो जाता। जब त्रिशा को नशा हो जाता है तो अमित वेटर को और जूस देने से मना कर देता है। कुछ ही देर में अमित के पास तानिया का फ़ोन आता है जो कि नाइट क्लब के बाहर पहुंच चुकी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। उससे बात करने के बाद अमित उसी वेटर से कहता है, इसे एक गिलास और दे दो ताकि मैं यहाँ से बिना किसी परेशानी के बाहर जा सकूँ। वेटर बोला, ठीक है, पर पहले सारा बिल तो चुका जाओ और इस लड़की का क्या करना है ये भी बता कर जाओ। अमित बोला, जब ये मेरे बारे में पूछे तो इसे बोल देना कि मैं बाहर हूँ, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो त्रिशा से बोली, त्रिशा तुम्हारे पर्स में से पैसे देना, बिल चुकाना है। त्रिशा अपना पर्स उसे पकड़ाते हुए, ये लो बेबी, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अमित त्रिशा से पर्स लेकर बिल चुका देता है और फिर वापस उसे उसका पर्स पकड़ाकर कहता है, बेबी तुम ये जूस पियो, मैं अभी आता हूँ। त्रिशा बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाकर फिर से जूस पीने लग जाती है और अमित वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे ही अमित नाइट क्लब से बाहर आया तो उसने वहाँ तानिया को काले रंग की वन पीस ड्रेस में देखा जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पास जाते ही अमित ने उससे कहा,
हेलो तानिया, माफ़ करना तुम्हें यहाँ आना पड़ा और मेरा इंतज़ार करना पड़ा। तानिया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज वालों ने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दे दी? अमित झूठ बोलते हुए, अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज वाले हमें यहाँ आने की अनुमति देंगे? वो तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो आज नाइट क्लब में चलते हैं, तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम तो जानती हो कि दोस्तों को मना भी नहीं कर सकते। तानिया बोली, हाँ ये भी तो है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अमित बोला, वो तो अभी अंदर ही हैं। तानिया अफसोस करते हुए, ओह मतलब मेरी वजह से तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया है ना? अमित बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी तो मेरी दोस्त ही हो ना। मेरे पुराने दोस्तों के साथ तो मैंने घूम लिया, अब चलो तुम्हारे साथ भी थोड़ा समय बिता लिया जाए। तानिया हंसते हुए, ठीक है चलो। फिर अमित और तानिया वहाँ से चले जाते हैं। उधर बार काउंटर पर बैठी तृषा भी अपने जूस का गिलास खत्म कर देती है। जूस पीने के बाद वो अपने साथ वाली कुर्सी को खाली देखती है तो वो वेटर से पूछती है, ये जो मेरे साथ बैठा था वो कहाँ गया? वेटर बोला, अरे मैडम भूल गई आप, वो आपको बताकर तो गए थे कि वो बाहर जा रहे हैं। तृषा अपने सिर पर चपत लगाते हुए, हाँ सच, मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, पर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि कहाँ रह गया वो। फिर तृषा वहाँ से उठती है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर इधर उधर देखने के बाद भी उसे अमित कहीं नहीं दिखाई देता तो वो सड़क के दूसरी तरफ जाने लगती है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिससे वो टकराने ही वाली थी कि तभी गाड़ी का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है। एकदम से ब्रेक लगने के कारण पीछे की सीट पर बैठा उसका मालिक उससे पूछता है, क्या हुआ मोहन, ऐसे अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? मोहन बोला, साहब सामने एक लड़की है जो गाड़ी के नीचे आ जानी थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ब्रेक लगा दी। मैं जाकर देखता हूँ उसे। ठीक है जाओ और उससे जल्दी से एक तरफ करो। मोहन गाड़ी से बाहर आता है और तृषा को देखकर गुस्से में घूरते हुए कहता है, ओ मैडम कौन है आप, कहीं पागल तो नहीं हो गई जो सड़क पर ऐसे घूम रही हैं? तृषा सड़क पर ही बैठकर जोर जोर से रोते हुए, तुमने मुझे पागल कहा, मम्मी मम्मी देखो इसने मुझे पागल कहा। तृषा की हरकतों से मोहन को समझते देर नहीं लगती कि उसने शराब पी रखी है, इसलिए वो उस लड़की से बहस ना करके सीधे अपने मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक इस लड़की ने शराब पी रखी है और पूरी तरह से नशे में है, इसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए इसे आप ही संभालिए। क्या यार मोहन, तुमसे ये काम भी नहीं हुआ? उसे उठाकर किनारे कर देते और गाड़ी लेकर चल पड़ते। मैंने भी यही सोचा था मालिक, पर वो लड़की किसी आफत से कम नहीं है, हमारी गाड़ी के आगे ही सड़क पर बैठ गई और रोने लग गई है। मालिक झल्लाते हुए बोला, क्या मुसीबत है? ठीक है चलो देखता हूँ। इतना कहकर वो भी गाड़ी से बाहर आता है। वो मालिक देखने में 24-25 साल का लग रहा था, लंबा कद, गठीला शरीर, सूट बूट पहने, बिल्कुल किसी रईस परिवार का लड़का लग रहा था। वो तृषा के पास जाकर गुस्से से उससे कहता है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, जब शराब झेल नहीं सकती तो पीती क्यों हो? तृषा वहीं खड़े होकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ओए मिस्टर, मैंने कोई शराब नहीं पी है, और पहले तो तुम सीधे खड़े रहो, ये बार बार इधर उधर क्यों हिल रहे हो? मुझे तो लगता है कि शराब तुमने पी है। वो मालिक अपना माथा पीटते हुए, किस बेवड़ी से पाला पड़ गया है मेरा। फिर अपना गुस्सा शांत करते हुए, अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तृषा लड़खड़ाते हुए ही उछलने की कोशिश करते हुए, मैं ना यहाँ पता है किसके साथ आई हूँ। मालिक सवालिया नज़रों से, किसके साथ? तृषा शर्माते हुए, अपने सोना बाबू के साथ। वो मालिक झल्लाते हुए, तो कहाँ है तुम्हारा वो सोना बाबू? तृषा मायूस होकर, उसे ही तो मैं ढूंढ रही हूँ, वो मुझे जूस पकड़ाकर उसे पीने का कहकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मालिक हंसते हुए बोला, मतलब तुम्हारा सोना बाबू तुम्हें पागल बनाकर फरार हो गया? तृषा गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरे सोना बाबू के बारे में कुछ भी कहा तो। मालिक बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तृषा कार मालिक के सिर पर चपत लगाते हुए, अरे बुद्धू, मेरा घर यहाँ थोड़े ना है, वो तो बहुत दूर है। मालिक बोला, कितनी दूर है? तृषा अपने हाथों से इशारा करते हुए, बहुत। मालिक खुद से ही, लगता है ये ऐसे कुछ भी नहीं बता पाएगी, पर मैं पता कैसे करूं कि ये लड़की है कौन और कहाँ से है?
तभी उसकी नज़र सामने नाइट क्लब पर पड़ती है और उसे एक उम्मीद की किरण मिलती है। वो लड़का मोहन को वहीं रुकने का इशारा करके तृषा को अपने साथ लेकर उस नाइट क्लब के अंदर चला जाता है और जाते ही एक वेटर को जल्दी से मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है। उसकी रौबदार आवाज़ सुनकर वो वेटर डर जाता है और जल्दी से मैनेजर को वहाँ बुला लाता है। मैनेजर वहाँ आते ही उस लड़के से कहता है, हेलो सर, मैं ही हूँ यहाँ का मैनेजर, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम कबीर गुप्ता है, फिर तृषा की तरफ इशारा करते हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये लड़की कुछ देर पहले आपके क्लब में आई थी? अगर हाँ तो ये किसके साथ आई थी? तृषा को गौर से देखने के बाद, माफ़ कीजिएगा सर, पर मुझे इस बारे में नहीं पता, पर जिस तरह से ये नशे में धुत हैं, अगर ये यहाँ आई हुई हैं तो बार काउंटर से इस बारे में ज़रूर पता चल सकता है। मैं अभी पता करवाता हूँ। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।